तो अभी मैंने स्कूटी में पेट्रोल डलवा लिया है और सबसे पहले मेरी लोकेशन जो है वो मैं ज़ू जा रहा हूँ। और गैंगटोक का ज़ू मैं गया था, मुझे उतना मज़ा नहीं आया था और मैंने सुना यहाँ का ज़ू ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मेरी लोकेशन ज़ू है और मैं वहीं निकल रहा हूँ अभी, और बाकी वहाँ चल के मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं ज़ू के अंदर आ गया हूँ और जो मुझे टिकट पड़ी है वो एक लोग की 110 रुपये की है। मुझे टोटल 220 रुपये पड़े हैं 2 लोग के लिए। और एंट्री करते ही छोटी मोटी दुकानें भी हैं, आप कुछ खा भी सकते हैं, शॉपिंग भी कर। क्या आप दार्जिलिंग में एक दिन के लिए ठहरे हैं और घूमना चाहते हैं लेकिन जगह का नहीं पता? फिक्र मत कीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले स्कूटी रेंट करने के बाद मैं पहुंच गया लोकेशन नंबर 1 दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में एंट्री करने के बाद सबसे पहले वहाँ पे आपको जगह जगह बोर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको घूमने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप अंदर जा रहे हैं तो खाने के लिए कुछ स्नैक्स, साथ में पानी की बोतल ज़रूर लीजिए, क्योंकि ज़ू बहुत बड़ा है तो आपको घूमते घूमते भूख और प्यास दोनों लग सकती है। सबसे पहले मैं मिला कुछ ऐसे जानवरों से जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा और मुझे नाम भी नहीं याद है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं मिला याक से, जो कि मुझे गैंगटॉक के चिड़ियाघर में नहीं मिला था। और साथ ही साथ ये महाशय जिनका नाम है गोरल, ये भी मुझे देखने को मिले, जो कि गैंगटॉक के चिड़ियाघर में नहीं मिले थे। गैंगटॉक में जितने जानवर मुझे चिड़ियाघर में देखने को मिले थे, उससे कहीं ज़्यादा दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में जानवर मौजूद थे। और दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में भीड़ बेहिसाब थी। टिकट के लिए काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ा था। सो टहलते टहलते मुझे दिखा बर्ड सेक्शन, जहाँ पर ये कांच का घर बड़ा सा बना हुआ था पक्षियों के लिए। और इस घर के अंदर भी छोटे छोटे लकड़ी के घर बने हुए थे। अरे ये कौन सी चिड़िया है, क्या आप इसका नाम जानते हैं? अगर आप इनका नाम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको उस चिड़िया से मिलाता हूँ जो सबको बुला रही थी अपने पास। शायद फ़ोटो खिंचाने में इंटरेस्टेड हो।
चिड़ियाघर के कैंपस में एक म्यूज़ियम स्थित था जिसके अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो हम वहाँ से घूम के आगे चल दिए। तो आइए अब मुलाकात करते हैं रेड पैंडास से। गैंगटॉक में भी रेड पैंडास अवेलेबल थे, बट हमने काफ़ी दूर से देखा था और यहाँ पर हमने एकदम पास से देखा। हालांकि गैंगटॉक की तरह यहाँ भी सिर्फ 3 ही रेड पैंडास थे, बट हमने इनको बहुत पास से देखा। पेड़ों पर बने इनके खूबसूरत घर जिन पर ये चल रहे थे। तो चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ कुछ प्यारी प्यारी मछलियों से जो कि गैंगटॉक में मौजूद नहीं थी। ये देखने में इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि इनको घर ले जाने का मन कर रहा था। तो गाइज़ ये था जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का। और अगर कंपैरिजन करें गैंगटॉक और दार्जिलिंग के ज़ू में, तो मुझे ज़्यादा अच्छा ज़ू लगा दार्जिलिंग का ही। और गैंगटॉक में इतने एनिमल्स मुझे नहीं दिखे थे जितने एनिमल्स यहाँ दिखे। और जब भी आइए दार्जिलिंग यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। आई एम श्योर आपके 110 रुपये वसूल होंगे। दार्जिलिंग की सबसे ख़ास बात उसकी चाय की खेती, चाय के बागान हैं। और फ़िलहाल जिस वैली में मैं हूँ यहाँ काफ़ी सारे टी गार्डन आपको देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल जिस गार्डन में, जिस वैली में मैं हूँ उसका नाम है हैप्पी वैली, जो कि जूलॉजिकल ज़ू से बहुत पास में था। तो और यहाँ के रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा टर्निंग है, बहुत ज़्यादा टर्निंग नहीं है बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टर्निंग है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है एकदम ऊपर से। और बाकी आगे चलता हूँ मैं, आगे का भी व्यू आपको ज़रूर दिखाऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा। तो चिड़ियाघर घूमने के बाद मैं पहुंच गया अपनी अगली लोकेशन हैप्पी वैली में। हैप्पी वैली एक टी गार्डन है। हालांकि दार्जिलिंग में इस तरह के बहुत सारे टी गार्डन मौजूद हैं,
लेकिन यह चिड़ियाघर से सबसे पास में स्थित होने के कारण मैं पहले यहाँ गया। वहाँ पहुँचने का जो एक एहसास था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खूबसूरत पहाड़, वो हल्की हवा, वो सूरज की हल्की सी चिलकती सी धूप और साथ में चाय के बागान आपको अपनी ओर इस तरह से आकर्षित करते हैं कि आपका वापस जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। साथ ही में आप फोटोग्राफी के लिए यहाँ रुक सकते हैं। ये थी हैप्पी वैली और लोकल से पता चला कि आप मेरे पीछे जितना भी देख पा रहे होंगे सब चाय का बागान है, चाय की खेती होती है। लेकिन लोकल से पता चला कि ये मार्च में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ये जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये सारा का सारा चाय की पत्ती का ही है। और जैसा कि मैंने बताया मार्च में इनका सीज़न आता है। तो नीचे साइड अभी हम लोग गए थे तो वहाँ पे पेड़ हमने देखे थे छोटे छोटे, और यहाँ ऊपर साइड भी पेड़ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इस तरीके से। और इन पेड़ों को काटने के बाद ये कैसे दिखते हैं मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इन पेड़ों को अभी काटा गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने बोला था कि मार्च में इनका सीज़न आता है और ये यहाँ पे कटे हुए हैं। ये डेफिनेटली यही चाय का पेड़ है क्योंकि आप इसकी टहनियाँ देख पा रहे होंगे इस तरीके की हैं। तो फ़िलहाल ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, जब भी आना तो ज़रूर आना भाई, रिकमेंडेड है। और यहाँ पे हैप्पी वैली के पास में एक छोटी सी मैगी और टी शॉप है। तो आई एम अ चाय लवर सो आई एम गोना ट्राई। इनकी चाय अभी बन रही है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घूम मॉनेस्ट्री, जो कि चौरस्ता से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है, 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसका मेन गेट यहाँ पे है और तुरंत चल के देखते हैं अंदर। जैसा भी होता मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। तो हैप्पी वैली घूमने के बाद मैं पहुंच गया अपनी अगली लोकेशन घूम मॉनेस्ट्री में। गैंगटॉक में काफ़ी ज़्यादा मॉनेस्ट्रीज अवेलेबल हैं, उसी तरीके से दार्जिलिंग में भी कई मॉनेस्ट्री अवेलेबल हैं। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री थी और जब हमने एंट्री की तो इसके बंद होने का समय भी नज़दीक था, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। और अंदर का नज़ारा बहुत ही शांतिपूर्ण एवं खूबसूरत था। अन्य मॉनेस्ट्रीज की तरह यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई एवं शांत वातावरण था। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थीं जिसमें सजावट के सामान तथा वुलन प्रोडक्ट्स भी मौजूद थे।
वापस जाने से पहले मैं एक बार बुद्ध भगवान के मंदिर के अंदर गया, जहाँ पर मुझे ये देखने को मिला। बुद्ध जी की एक प्रतिमा, साथ ही में कुछ सामान और बैठने के लिए जगह, जहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा पुजारी वहाँ पर पूजा करते हैं। तो ये था घूम मॉनेस्ट्री। और दार्जिलिंग के बारे में एक चीज़ ये है कि यहाँ की अधिकांश जगहें 4 बजे 4:30 बजे तक बंद हो जाती हैं। और हम लास्ट थे आज, और वो मेन गेट इसका बंद होने जा रहा है, तो हमसे पहले बाकी लोग आ चुके हैं। एक्चुअली हमको देर हो गई वहीं से आने में, गैंगटोक से, क्योंकि 4 घंटे का टाइम लग गया था। तो दोपहर को 1 बजे से हम लोगों ने घूमना शुरू किया, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए फ़िलहाल। और कल मेरी ट्रेन है, कल मुझे वापस जाना है प्रयागराज। तो दार्जिलिंग में सही से घूम नहीं पाया, बट मैं बहुत जल्द दोबारा आऊँगा और अगली बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगहें कवर कर पाऊँगा। रोड्स ज़्यादा पतली ना होने के बावजूद भी दार्जिलिंग में ट्रैफिक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक समस्या जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आई वो थी वन वे। टॉय ट्रेन आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी और यह रोड के किनारे ही चलती हैं। इसकी पटरियाँ रोड के किनारे ही हैं। घूम मॉनेस्ट्री घूमने के बाद मैं पहुंच गया अपनी अगली लोकेशन बतासिया लोप पर। बतासिया लोप अपने व्यू पॉइंट के लिए जाना जाता है। एंट्री टिकट मात्र 30 रुपये पर पर्सन है। फिर क्या, 2 टिकट खरीद के मैं भी पहुंच गया अंदर की ओर। बतासिया लोप में एंट्री करने के बाद हमें वही समस्या यहाँ भी देखने को मिली। हमें ये कहा गया कि आपके पास घूमने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए हमें सिर्फ आधे घंटे का समय दिया गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे ये स्पॉट दिखाई दिया जहाँ लिखा था आई लव दार्जिलिंग। इसको देखते ही मन में ख्याल आया तुरंत, फिर हेरा फेरी के राजू का वो स्टाइल जिसमें मैं फ़ोटो ज़रूर खिंचाना चाहता था। आपको बता दूं कि बतासिया लूप के अंदर से भी टॉय ट्रेन गुजरती है, जिसको देखना एक अपने आप में ही अलग एक्सपीरियंस होता है। आप यहाँ किनारे खड़े होके सामने पहाड़ों का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर बाइनोकुलर से भी आप देख सकते हैं, जिसकी कीमत 50 रुपये है।
आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और बजट ट्रैवल वीडियोस ला सकूं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, जो कि बतासिया लोप से होकर गुजरती है। समय की कमी के कारण मैं टॉय ट्रेन में नहीं जा पाया, लेकिन आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहता था। जैसे अगर आपने दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में सवारी की है, उसके मज़े लिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिए।
तो बतासिया लोग घूमते घूमते शाम हो गई और मैं पहुंच गया चौरस्ता। और अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। हाय, गुड इवनिंग आप सबको। और अभी मैं आ गया हूँ चौरस्ता पे और स्कूटी वापस कर दी है। तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों से शेयर करना है। और आज हम लोग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। तो मैं नहीं चाहता कि जब अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो आप भी परेशान हो। एक्चुअली यहाँ पे वन वे का बहुत अच्छा या गंदा जो भी सिस्टम है, वन वे का सिस्टम है। और अगर आप थोड़ा सा भी आगे निकल आते हैं, क्योंकि आप एक अनजाने शहर में अगर हैं, तो अगर आपको नहीं पता है आप आगे निकल गए तो आपका चालान आराम से कट जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों को दोबारा घुमाया उन्होंने, फिर वापस वहीं आए, फिर हम लोग फिर से गलत घूम गए क्योंकि हमें पता नहीं था। हमने गूगल मैप से हम लोग जा रहे थे तो इतना आइडिया नहीं था, तो हमें दोबारा रोका गया। फिर तीसरी बार 2 बार पूरा घूम के आए हम लोग, 2-2 3-3 किलोमीटर, एकदम परेशान हो गए थे। फिर तीसरी बार में कुछ लड़कों ने हेल्प किया, उन्होंने बोला कि आप जाओ, क्योंकि ये चौरस्ता का जो ये एरिया है, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, आपको यहाँ से 50 मीटर आगे से बाइक को बंद करके इंजन आपको लेके आना है पैदल। आप यहाँ पर राइड नहीं कर सकते। इसीलिए सबको ये लगा कि ये लोग चला के जाएंगे, तो इसलिए बोल दिया कि इधर से नहीं जाना है, दूसरा रास्ता जाना है। और उधर जाने पे हमको वन वे बता दिया गया कि आप लोग वन वे क्रॉस करके आए हो। तो फाइनली थर्ड टाइम में हमें कुछ लड़कों ने हमारी हेल्प किया, उन्होंने बताया कि आप इधर से जाओ। बीच बीच में मैंने पुलिस वालों से भी हेल्प लिया, उन्होंने भी हेल्प किया कि आप गाड़ी बंद करके जाना। और फाइनली 1.5 घंटे के बाद, परेशान होने के बाद, क्योंकि हर बार जब घूम के जा रहे थे तो ट्रैफिक हो रहा था, तो उसके बाद हम लोग वापस आए और फिर पुलिस वाले से हेल्प लेके फिर यहाँ पे हमने आके इंजन बंद किया और उसके बाद गाड़ी यहाँ से ले आके अभी रिटर्न किया है गाड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पत्ती लेने के लिए, और दार्जिलिंग आऊँ और चाय पत्ती ना खरीदूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभी मैं एक शॉप में आ गया हूँ। अंकल, आपकी शॉप का नाम क्या है? दीपक टी शॉप, और लोकेशन थोड़ा बता दीजिए। ये नियर मॉल। अच्छा, डीएम मॉल है। तो आपके पास कितने रुपए से कितने रुपए तक किलो की चाय है आप केजी में? 500 रुपए किलो से 7,500 रुपए तक का है। 500 रुपए किलो से 7,500 रुपए किलो तक की चाय इनके पास। तो अभी मैं अपने घर के लिए चाय लेने वाला हूँ, तो आप मुझे दिखा दीजिए, मुझे लेना है। देखा नहीं? तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये 800 रुपए किलो है। ओके, 100 ग्राम का पड़ेगा आपको 80 रुपीज। ठीक है। ये आपका मीडियम, ओके ये 1200 रुपए किलो है। 120 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स। ओके ये इसको बोलता है प्रीमियम। ओके नॉर्मल में प्रीमियम टी 150 रुपीज, 1500 रुपए किलो है। और ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग है। ओके। ये इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स टी। अच्छा अच्छा। ये 180 रुपए है। 100 ग्राम का 1800 रुपए किलो है। तो जो मीडियम वाला आपने बताया था, एक बार फिर से बताएंगे मीडियम वाले के बारे में? मीडियम वाला 120 रुपए है। हाँ, ये 120 रुपए का है। अच्छा। 120 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स। ओके। 1200 रुपए किलो है। ठीक है। जो उससे भी सस्ता वाला है, ये 800 रुपए किलो का। ये 100 ग्राम का 80 रुपए है। अगर आप 1 किलो आधा केजी लेने से आपको पड़ेगा 350 रुपीज, 100 रुपीज लेस। ओके, तो अगर ये मैं 250 ग्राम लेता हूँ ये वाली, तो मुझे कितने की पड़ेगी? 175 रुपीज ओनली। 175। और ये वाली अगर मैं 250 ग्राम लेता हूँ तो? इसका 250 ग्राम का 250 रुपीज पड़ेगा। ये 1200 रुपए किलो है। ओके 1000 रुपए, 200 रुपए लेस हो जाएगा। ओके, तो आप मुझे ये वाली 250 ग्राम दे दीजिए, जी, ये वाली। ओके। ठीक है। ये वाला निकालिए, ये हो। ये वाली। ये 200 ग्राम है। हाँ, अच्छा, ये 200 ग्राम है 200 रुपए। ओके 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 ओके, ओके 1000 रुपए किलो हो गया। एक्चुअली ये 1200 रुपए किलो है। जी। और एक 200 ग्राम से अधिक लेने से 200 रुपीज लेस है 1 किलो में। ओके। Yes. तो गाइस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके असली चाय पत्ती खरीद सकते हैं। और तरह तरीके की चाय पत्तियाँ हैं जो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और साथ में बहुत खूबसूरत कप भी हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो दीपक टी स्टॉल से चाय पत्ती खरीदने के बाद मैं चल दिया मॉल रोड की ओर। घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, फिर साथ में डिनर भी करना था।
तो ये है दार्जिलिंग का मॉल रोड। अगर बात करें गैंगटॉक और दार्जिलिंग के मॉल रोड के कंपैरिजन की, तो मुझे ज़्यादा अच्छा मॉल रोड गैंगटॉक का लगा। जितने भी लोग गैंगटॉक के मॉल रोड में गए हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्यों। महाकाल में बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, चल के देख लें। मैंने शॉपिंग कर ली है और उसके बाद अब मैं निकलूँगा खाना खाने और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और उसके बाद सीधे होटल पे जाऊँगा, रेस्ट करूँगा। और बाकी ठंड लगभग उतनी ही लग रही है। सुबह एक्चुअली धूप थी तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, बट अभी ठंड गैंगटॉक की तरह लग रही है एकदम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये है दूसरा दिन और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वापस घर की ओर। और एक चीज़ शेयर करनी है कि अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं दार्जिलिंग, तो थोड़ा टाइम निकाल के आना बॉस। मैं तो गैंगटॉक से आया 3 दिन रुक के, तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया, ऊपर से 4 घंटे अलग लग गए थे गैंगटॉक से दार्जिलिंग आने में। तो दोपहर को 1 बजे हमने स्कूटी ली थी और फिर घूमना चालू किया और 4 बजे सब कुछ यहाँ बंद हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया। 3 घंटे 3.5 घंटे मिले केवल, तो जितना घूम सकते थे उसी में घूम लिया। अगर आपको घूमना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा 4 दिन का था, जहाँ 3 दिन मैंने वहाँ बिताया और 1 दिन यहाँ बिताया। आधा दिन था वो, 1 दिन नहीं था। बोलेरो ली है। एक्चुअली बस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था और बस का किराया लगभग 130-140 रुपये है और इसका किराया 240 रुपये है। तो 240 ही था ना, 250। तो इसका किराया 250 है और ये आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर ही पहुंचा देगी। और बस में ज़्यादा टाइम लगने वाला था और हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम इससे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो आप ये भी ले सकते हैं और नीचे साइड और जाएंगे तो आपको बस भी मिलेगी। जैसे ही आप मॉल रोड से नीचे उतरेंगे आपको तुरंत सूमो यहाँ पे या फिर बोलेरो खड़ी भी मिल जाएगी, आप आराम से ले सकते हैं। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाते समय ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार करते हैं और आपको वापस जाने से रुकने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। सिलीगुड़ी जाते समय आपको पूरे रास्ते भर चाय के बागान देखने को मिलेंगे, साथ में पहाड़ और ये विमल पान मसाला ये भी देखने को मिलेगा। तो मैं पहुंच गया फाइनली सिलीगुड़ी जंक्शन पे, जहां से मेरी ट्रेन थी प्रयागराज जंक्शन के लिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो सिक्किम महानंदा ट्रेन को प्लीज़ मत चुनिएगा, क्योंकि यह ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट होती है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पर समय खराब होता है। और अगर वीडियो में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। आपके सुझावों का हमेशा से स्वागत रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।